रिफिन यूज्ड कार एक ऐसी मार्केट है जिसमें गाड़ी का प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गाड़ी अपने आप में अलग है कि एक गाड़ी कम चली है, एक ज़्यादा चली है, कोई हो सकता है एक्सीडेंटल है, हो सकता है आपको ऊपर से गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल पेंट वेंट सब बढ़िया है, अंदर से इंजन में दिक्कत हो, तो आपकी एक्सपर्टीज इंजन को चेक करने की तो नहीं है। मेरे को कार बाय करनी है तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं आपकी ऐप पे क्यों ट्रस्ट करूंगी। तो आपने गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी की आप रिसर्च करोगे, शोरूम पे जाने से पहले गाड़ी क्या है, कौन सा मॉडल है, कैसी कंडीशन है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। अब आपको गाड़ी खरीदनी है तो पैसे की ज़रूरत है, तो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस हम करके दे रहे हैं, कि आरसी ट्रांसफर करवानी है तो आरटीओ वर्क वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ये अपन पूरा कंबाइन है वो सब वो कोई नहीं कर रहा। नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कार्स 24 और कार देखो, स्पिनी नहीं, उनका मॉडल भी डिफरेंट है। आपका भी इतना अच्छा स्टार्टअप है, आपके माइंड में कभी आया कि मैं भी शार्क टैंक में जाऊंगा। पीआर के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार, पीआर के लिए तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में अभी नहीं है। तो फ्यूचर में जा रहे हैं अपन कभी? इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ वहाँ, पीआर के लिए जाओ। के जो ब्रांड एम्बेसडर है अमित उच्चाना जी है जैसे, बट वो बिजनेस लाइन से बिल्कुल ही अलग है, तो वो कैसे? देखो, गाने अच्छे बनाने वाले तो बहुत आर्टिस्ट हैं, बट उसको बेचना कैसे है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना कैसे है, वो भी तो एक आर्ट है। लौंडा खुद एक ब्रांड है, वो अपने आप में एक बिजनेस है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके इसके बाद? फ्यूचर प्लान्स हैं इंडिया का नंबर 1 बनना है। यूज्ड कार खरीदना चाहते हैं तो ये एपिसोड पहले जरूर सुनिए। आज हमारे साथ है पंकज, को फाउंडर ऑफ रिफिनसर्व, जो यूज्ड कार की बाइंग को हैसल फ्री बनाते हैं। इस एपिसोड में वो बताएंगे बेस्ट डील्स लेने की टिप्स, कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, और कैसे रिफिनसर्व मार्केट में सबसे अलग है। अगर आप भी स्मार्ट एंड सेफ कार डील्स करना चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस मत करिएगा। तो पंकज जी, फाइनली आपने टाइम निकाला पॉडकास्ट के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच लाइक फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, बिल्कुल, वैसे काफी टाइम से प्लान कर रहे थे हम लोग, बहुत दिन आ ही गया है ना, आप बिजी चल रहे थे। ऐसे बिजनेसमैन हो और बिजी ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप भी बहुत बिजी रहते हो। नहीं, देखो हमारा क्या है, हमारा तो फिर भी काम है ये। नहीं, वही है, एक बिजनेसमैन के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। काफी टाइम से सोच रहे थे, लाइक डिस्कशन हमारा चल ही रहा था कि एक पॉडकास्ट करते हैं साथ में। बिल्कुल, बट चलो आज कर रहे हैं, आज करते हैं, कुछ दिल की बातें करेंगे। पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो अब हम एक बार जान लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं, है ना? कैसे हम बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से ऊपर आए हैं। लाइक कुरुक्षेत्र अगर आपने सुना हो, जहाँ महाभारत लड़ी गई थी, तो मतलब आए आप हम्बल बैकग्राउंड से हो, बट जो धरती हाँ, है, जिस धरती से मैं आया हूँ ना, बट वो धरती हम्बल नहीं है। हाँ, वो धरती ऐसी है भी, वहाँ गीता का उपदेश दिया गया था जी। तो एक धार्मिक स्थली से मैं आता हूँ। एक छोटा सा शहर है कुरुक्षेत्र, वहीं पे पला बड़ा, बॉर्न ब्रॉट अप वहीं का हूँ, स्कूलिंग वहीं हुई, इनफैक्ट कॉलेज भी मैंने ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई वहीं पे करी। फादर पेरेंट्स जो है मेरे, वो अभी भी कुरुक्षेत्र में ही है, उनका मन वहीं लगता है और कहीं नहीं लगता। मैं काफ़ी जगह घूम के आया हूँ इंडिया में ही, मतलब लाइक चंडीगढ़ रहा हूँ, हिमाचल में रहा हूँ, बैंगलोर में रहा हूँ, चेन्नई में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। तो इंडिया के सारे मेट्रोस का फ्लेवर लेके अब एट द एंड मेरा मन यही बना, यार चंडीगढ़ से अच्छी जगह नहीं है। क्या बात है। तो अगर कोई बिजनेस बनाना चाहिए तो वो चंडीगढ़ बनाना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा? और मुझे नहीं लगता चंडीगढ़ में ऐसी कोई कमी है भी हम इसको पैन इंडिया बिजनेस नहीं बना सकते। जो एक थॉट है ना भी यार बड़ा बिजनेस बनाना है तो वो आपका मेट्रो में ही बनेगा, मैं उससे थोड़ा डिफर करता हूँ उस थॉट से। यार आपके यहाँ पंजाब हरियाणा में इतना टैलेंट है, तो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट्स इट। और मुझे लगता है चंडीगढ़ में रह के भी हम पैन इंडिया का प्लेयर बन सकते हैं, बड़ा धंधा बना सकते हैं, और जो बिग फिशेज हैं उनको फाइट दे सकते हैं। क्या बात है, मतलब बड़े अच्छे विचार आपके। मतलब चंडीगढ़ चूज किया आपने। हाँ, अब देखो ना, अब बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं चंडीगढ़ से, जैसे लाहौरी जीरा अगर आपने ड्रिंक, हाँ सुना है, अच्छा ड्रिंक है। वो चंडीगढ़ से है? हाँ, वो चंडीगढ़ से हैं। सो जो उनके फाउंडर्स हैं, दे आर फ्रॉम चंडीगढ़, और काफी कम टाइम में उन्होंने बहुत ज्यादा धमाका किया मार्केट में। मतलब आप ये देखो, एक चंडीगढ़ से उठा हुआ ब्रांड है जो कि ग्लोबल जायंट्स पेप्सी कोको कंपटीशन दे रहा है। तो बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं जो चंडीगढ़ से उठे हैं। ऐसा नहीं है कुछ बना नहीं सकते हम, यहाँ से बनाएंगे, बहुत लोग उठेंगे। अब आप टैलेंट का ही देख लो, मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री से अगर बिजनेस से अलग आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर हम रीजनल टैलेंट में, मतलब आर्टिस्ट में चले जाते हैं, तो आज देखो दिलजीत पाजी ने क्या आग लगा रखी है। बिल्कुल, सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल स्टार है। ग्लोबल स्टार करण औजला पाजी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, आज वो ग्लोबल स्टार है। मतलब एक पंजाब से
वो एक अगर देखा जाए वो भी एक कल्चर ही है, बिजनेस नहीं है बट वो म्यूजिक बिजनेस है। बिजनेस ही है हाँ वो भी बिजनेस ही है बट वो म्यूजिक हाँ। बिजनेस है। तो आप देखो ग्लोबल आइकन्स बने है ना, पहले गोरों को देखते थे हम ऐसे, सही अब बात अपने है। पंजाब के बंदे वहां जा रहे हैं। बट ये सच में कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मतलब इस लेवल के कॉन्सर्ट्स इंडिया के अंदर होंगे। तो है मतलब बहुत दम है यहाँ के लोगों में, हर फील्ड में। मैं आपको अगर कहूँ, इंडियन हॉकी टीम ने अभी ओलंपिक का मेडल जीता था जी तो उसके कैप्टन हरमनप्रीत पाजी है, पंजाब से है। ठीक है, हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, अमित उचाना भाई हैं, आज की डेट में हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है। बिल्कुल है। ढांडा भाई हैं। ठीक है, तो ये किसी से कम है कि कोई बॉलीवुड वाले से? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कम पूरा नहीं है। इंडिया फॉलो कर रहा है इनको। नहीं नहीं बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नॉर्थ सीन म्यूजिक के अंदर तो हाँ, बहुत हाँ। ही नेक्स्ट लेवल है। हाँ, ठीक है, अब जैसे अब आप बता रहे हो तो बिजनेस को भी मतलब अब हम देख सकते हैं उस लेवल पे। मनु भाकर जी हैं जो 2 मेडल जीते, उन्हें 2 मेडल जीते, हरियाणा से हैं। बहुत वायरल। सरबजीत पाजी हैं, हरियाणा से हैं, ओलंपिक मेडल जीता। तो अब देखो ना, मतलब हमारा ये रीजनल टैलेंट हरियाणा पंजाब कहाँ पहुंच गया, और हर फील्ड में उठा के देख लो आप। तो अब आप बिजनेस में करेंगे राइट। कहते हैं ना वो, थोड़ा मैं क्या म्यूजिक को थोड़ा फॉलो करता हूँ, जी। मतलब हॉबी मान लो या फ्री टाइम में मान लो। जी तो करण औजला पाजी आज बहुत ऊपर है नाम उनका। तो उनकी एक लाइन है जो थोड़ा मैं अपने बिजनेस से रिलेट कर लेता हूँ, जाना एंड तक है, हले तो वार्म अप है। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी तो बहुत दूर जाना है। नाइस। तो स्टार्टअप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? फ्लैशबैक में जाऊँ अगर तो इससे पहले 2 स्टार्टअप से मैं जुड़ा रह चुका हूँ। इससे पहले बीपकार्ट करके एक स्टार्टअप था, बेंगलोर बेस्ड था। तो इंडिया का नंबर 1 यूज टू व्हीलर ब्रांड है वो आज की डेट में। ओके। उससे मैं जुड़ा था, उसमें मैं डायरेक्टर फॉर लेंडिंग ऑपरेशंस था, लेंडिंग ऑपरेशंस देखता था उनके लिए। अच्छा ग्रो किया, मतलब आज भी वन ऑफ आई वुड से इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है वो अपने स्पेस में। ओके। एंड एक उसको पीक पे, जब वहाँ से एग्जिट किया तो वो एक पीक पे ही था। एंड उससे पहले एक फॉक्सवैगन फाइनेंस ग्रुप की एक सब्सिडरी है, उससे मैं जुड़ा रहा, वो भी स्टार्टअप था। फिर बाद में फॉक्सवैगन ग्रुप ने उसको एक्वायर कर लिया था, तो मेजॉरिटी स्टेक उनका है। तो उसको भी टॉप पे लेके गए, मतलब इंडिया का नंबर 2 प्लेयर बना दिया था, एंड वेरी क्लोज टू बिकमिंग नंबर 1। क्या बात तो है। ये 2 स्टार्टअप्स, मतलब एक को कहते हैं ना 0 to 1, 1 to 10 वाली जर्नी, जी तो वो 2 स्टार्टअप्स में मैंने देखी। उससे पहले इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ा रहा। महिंद्रा ग्रुप आपको पता है, जी। आनंद महिंद्रा साहब का जो ग्रुप उसमें है, ऐसे कॉर्पोरेट जर्नी अपनी वहाँ से शुरू करी थी। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर आज मैं अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ और एक विज़न रखता हूँ इसको बड़ा लेके जाने की, तो वो जो एंटरप्रेन्योर वाली जो एक सोच थी वो महिंद्रा ग्रुप ने मेरे को दी। मतलब आनंद महिंद्रा साहब ने ऐसा कल्चर क्रिएट किया हुआ था भी, अगर आप उनके एम्प्लॉय भी हो ना, चाहे किसी भी लेवल पे हो, आप जूनियर लेवल पे भी हो ना, मतलब ये नहीं मैटर करता आप कितने हेड ऑफिस में बैठे हो, तो वो है एक जूनियर एम्प्लॉय को भी उन्होंने ऐसी एम्पावरमेंट दे रखी थी भी आप एंटरप्रेन्योर हो, यू टेक रिस्क। ठीक है, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो बाद की बात है, बट आप कॉल लो, यू आर एम्पावर्ड टू टेक अ डिसीजन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब कि जॉब भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मतलब एक जॉब से एंटरप्रेन्योर स्किल निकल के आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरा फंडामेंटल ब्लॉक, अगर मैं लर्निंग देखूँ, ऐसा मतलब ऐसा कैसा कल्चर है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, मतलब क्या कराते क्या है? कल्चर ऐसा भी, लेट्स से जैसे मैं महिंद्रा फाइनेंस में था, ठीक है। जो इनकी महिंद्रा ग्रुप की NBFC आर्म है, तो बेसिकली वहाँ महिंद्रा फाइनेंस जो है वो रूरल इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लेयर है। तो वो बेसिकली उनका, अगर आज तो कस्टमर उनका बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, आज शहर वाला कस्टमर भी उनके साथ जुड़ा है, बट जब हम महिंद्रा फाइनेंस में थे तो उस टाइम उनकी पकड़ जो है ना रूरल इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मतलब ये कहा जाता था भाई, जहाँ जहाँ डाकिया पहुँच सकता ना इंडिया में, वहाँ वहाँ महिंद्रा फाइनेंस की रीच है। मतलब इतना इंटीरियर तक उनकी रीच थी। और बेसिकली उनका एक फंडा ये था भी, बंदे में है दम तो पहचाने सिर्फ हम। क्या बात है मतलब वो डॉक्यूमेंट्स पे नहीं जाते थे भाई, लेट्स से कि मतलब डिग्री क्या है उसकी, ये हाँ क्या भी है आपके ना, ITR कितना दो, experience बैंक है। स्टेटमेंट दो। सो बेसिकली बंदे में अगर दम है, अच्छा लोन के लिए बोल रहे हैं आप? ठीक हाँ है, मैं लोन के लिए कह रहा हूँ, महिंद्रा फाइनेंस लेंड करती है, मतलब है। व्हीकल फाइनेंसिंग में है। तो अगर बंदे में दम है तो हम लोन देंगे उसको। तो अब आप किसी के ना डॉक्यूमेंट देख के आप उसको लोन नहीं दे रहे हो, अब आप जजमेंट करके दे रहे हो भी, मैं भाई को मिला हूँ, मैं निशा जी को मिला हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निशा जी से मैं बात करते 5-10 मिनट में समझ पाया नहीं, इनके धंधे में विजन है, ये आज पैसा ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट बोलता है नहीं है, कुछ पैसा नहीं है बैंक अकाउंट में, इतना पैसा नहीं है, बट इनका विजन ऐसा ही, मेरा पैसा लौटाएंगे।
तो अगर ये मेरा पैसा लौटा सकते हैं टाइम पे तो मैं इनको लोन दूंगा। तो देखो कितना मतलब एक जजमेंटल, मतलब डेली आप किसी ना किसी को जज करके डिसीजन ले रहे हो। ये आज भी ऐसे ही है? आज भी ऐसा है, आज भी बिजनेस इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ। मतलब ऑफ कोर्स जब से ये डिजिटल चीज़ें आई हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, इवॉल्व हुआ है बिजनेस, बट आपके डीएनए तो वो था। राइट। तो महिंद्रा ने बहुत कुछ सिखाया। लाइक आई एम थैंकफुल टू आनंद महिंद्रा साहब। बहुत एक अच्छा कल्चर क्रिएट किया उन्होंने। एंड आई वाज लकी इनफ इन माय लाइफ भी, मेरे को नॉट जस्ट महिंद्रा, मैं एसबीआई ग्रुप से भी जुड़ा रहा, तो मेरे को हमेशा मेंटर्स बहुत अच्छे मिले। या तो मेरी किस्मत अच्छी थी या थोड़ा बहुत मैं काम कर लेता था, बट आई वुड से किस्मत ही अच्छी थी भी। हमेशा जो मेंटर्स मिले उन्होंने हमेशा ही गाइड किया, मतलब आगे कैसे बढ़ना है यही सिखाया। हमेशा बैक किया भी, यार नहीं तुम कॉल लो, तुम्हारा आइडिया है, तुम कॉल लो, तुम इसको बनाओ। तो हमेशा से ना कुछ नया करने की क्यूरियोसिटी रहती थी। चाहे मैं जॉब में भी रहा भी, सर कुछ यार ये लेके आते हैं, ये वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं। हाँ ऑब्वियसली एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रहती थी, नहीं यार ये चलेगा नहीं होनी, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैं थॉट लेके जाता था उसको बैक किया जाता था। तो जो मैं कहूँ ना एक एंटरप्रेन्योर वाली जो एक थॉट कह लो, एक मतलब साइकी कह लो, वो वहाँ पे बननी शुरू हो गई थी। क्या बात है पंकज जी, मेरे को बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब जॉब से भी मतलब इस तरीके का एक माइंडसेट बिल्कुल है, किया बिल्कुल जा है। सकता है। मैं ये कहता हूँ इनफैक्ट जॉब करने के बाद अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ना तो आप बहुत कुछ सीख के आ रहे हो। मतलब आई वुड से सीधा स्टार्टअप करने से बेटर है आप जॉब में पहले लर्निंग ले लो, चीज़ें काम कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, टीम में कैसे काम किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है। बिकॉज बहुत डाइवर्स ग्रुप्स हैं, मतलब आपका नेचर अलग होगा, आपका थॉट अलग होगा, आपका लाइफस्टाइल अलग होगा, इनका थॉट हो सकता है किसी आइडिया पे कुछ और हो, मेरा कुछ और हो, बट एक साथ आके कैसे हम डिसीजन लें। तो ये स्किल अगर आप जॉब में काम करके आ रहे हो ना तो ये आपको अपने बिजनेस में भी बहुत फायदा देगी। ये आई थिंक काफ़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि चलो डिग्री होगी, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है, हम खुद ही अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो आई थिंक डायरेक्शन ले लेते हैं और काम भी चालू कर देते हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक शायद वो अगर वो शायद जल्दी फेल भी हो जाते हैं। आई थिंक देखो मतलब सिक्के के दोनों पहलू हैं। हाँ। अगर बहुत कम मतलब आई वुड से भी बिल्कुल पास कॉलेज से पास आउट होते ही अगर आपने कॉल ले ली भी नहीं मेरे को स्टार्टअप करना है, उसमें भी आप सीखोगे। अगर फेल होगे तो सीखोगे उसमें भी बिल्कुल यहाँ पे भी correct है, right? आपने डिसीजन लिया, रिस्क लिया, आपके मन में आया नहीं यार स्टार्टअप करना है, हो सकता है आप फेल हो जाओ, बट यार फेल होने में भी तो लर्निंग है। राइट। हाँ बट मैं कहूँ अगर आप ऐसे हो एक मतलब थोड़ा रिस्क एवर्स हो, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, ये चाहते हो भाई यार मेरे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाए, तो फिर आप पहले जॉब कर लो, वहाँ से लर्निंग लो, थोड़ा सीखो कैसे काम होते हैं और फिर अपना करो, तो आपके ना फेलियर के चांसेस उसमें कम हो जाएंगे। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधा स्टार्टअप मत करो, बट करो। हाँ बट वो फिर उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर की अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो फेल भी होता है तो आप सीखने को तो उसमें ही मिलेगा। हाँ राइट, उसको एज ए लर्निंग लेके आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूँ लाइफ के हर चीज़ में सीखने को है। आप आज जैसे अभी इससे पॉडकास्ट से पहले जब हम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो हम आप बात कर रहे थे, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब आपकी लाइफ की जर्नी जब मैं समझ रहा था कैसे कैसे आप यहाँ पहुँचे, तो यार देखो कहाँ कॉलेज में आप लोग मिले, पहले आपका थॉट किसी और बिजनेस लाइन का था, फिर आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आपका आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा है जो आप करते हो, तो मतलब वही है बंदा इवॉल्व होता है। राइट। तो आपके मतलब लाइक जर्नी इज फैंटास्टिक। मतलब थैंक यू। शालू जी को मिस कर रहे हैं लाइक नहीं बिल्कुल, वो जल्दी ज्वाइन करेंगे दोबारा हमारे साथ। तो अभी तो हो गई ये तो आपकी जर्नी के बारे में बात, अब हम आते हैं आपके स्टार्टअप पे जो फाइनली जो आपने बनाया है रीफिनसर्व। तो थोड़ा सा मैं एक आपको मन में होगा भी ये नाम का मीनिंग क्या है। नाम का मेरे मीनिंग माइंड भी में क्या? सबसे पहले ये आता है कि ब्रांड नेम रखा है रीफिनसर्व, सबसे पहले माइंड में क्या थॉट आएगा, नाम का मतलब क्या है एक्चुअल में? सो इसको ना दो उसमें ब्रेक करते हैं हम। सो रीफिनसर्व दो शब्दों से बना है। सो बेसिकली हम क्या है हमारा जो बिजनेस है ऑटोमेटिव लेंडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा। सो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड कार्स, नॉट जस्ट कार्स, व्हीकल्स। मतलब व्हीकल्स के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। चाहे गाड़ी बेचने वाला एक डीलर है, चाहे गाड़ी खरीदने वाला एक कस्टमर है, चाहे गाड़ी को फाइनेंस करने वाला एक लेंडर है, बैंक है, एनबीएफसी है, तो सबके लिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। जो भी गाड़ी के इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली रीफिनसर्व क्या है, हमारा फोटे जो है अब आपने गाड़ी खरीदनी है
तो आपको पता है न्यू कार कहाँ पे मिलती है, आपको पता है यार यहाँ पे मारुति का शोरूम है, हुंडई का शोरूम है, आप वहाँ जाओगे, वहाँ से आप गाड़ी खरीदोगे, आ जाओगे, मतलब पता है आपको भी यहाँ जाना है, ट्रस्ट है, कन्वीनियंस है, आपको पता है इसका प्राइस गाड़ी का 10 लाख रुपए है ना, इतने की मेरे को पड़ेगी, मतलब एवरीथिंग यू कैन चेक ऑनलाइन ऑल्सो। पर यूज्ड कार एक ऐसी मार्केट है जिसमें गाड़ी का प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गाड़ी अपने आप में अलग है। और ट्रस्ट भी नहीं कर सकते जहाँ तक मुझे हाँ, लगता है। अब ये भी एक गाड़ी कम चली है, एक ज़्यादा चली है, कोई हो सकता है एक्सीडेंटल है जिसमें स्क्रैचेस ज़्यादा हैं, हो सकता है आपको ऊपर से गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल पेंट वेंट सब बढ़िया है, अंदर से इंजन में दिक्कत हो, तो आपकी एक्सपर्टीज इंजन को चेक करने की तो नहीं है। सो यूज्ड कार मार्केट जो है ना, ये बहुत आई वुड से अब तो खैर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसी को ऑर्गेनाइज बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्कोप है इसमें, एंड उसमें भी हमारा जो, अगर मैं कहूँ किस ज्योग्राफी को हम टारगेट कर रहे हैं, तो मैं मेट्रो का बिजनेस नहीं बनाना चाहता, मेरा विजन क्लियर है। तो मुझे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का बिजनेस नहीं बनाना है। हाँ, हो सकता है एक टाइम पे वहाँ हम जाएंगे, बट हम बनाएंगे इंडिया के गांव के लिए। सो बेसिकली वी आर बिल्डिंग फॉर भारत, जिसको हम भारत बोलते हैं। हमारा जो रूरल इंडिया है, Tier 3, Tier 2 सिटीज़ हैं, हम उन छोटे छोटे शहरों में, लेट्स से एक कस्टमर है, अभी भी आप कहीं जाओ रूरल इंडिया में, तो कस्टमर को इतना अवेयरनेस नहीं है। अभी मुझे तो यार 40+ बैंक्स हैं जो यूज्ड कार के लिए लोन देते हैं, उसको सिर्फ 2-3 ही पता होंगे, और बहुत बार ऐसा भी होता है भी वो 2-3 बैंक्स भी ना पता, वो लोकल एक साहूकार जिसको बोलते हैं मनी लेंडर, उससे पैसे उठा लेता है, एंड वो बहुत ही महंगा इंटरेस्ट लगाते हैं उसको, मतलब अनाप शनाप कुछ भी, वो अपनी मर्जी का ही लगाते कई हैं। बार उनसे कुछ गिरवी भी रखवा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा ना ये मैल प्रैक्टिसेस है इसमें, और वो इसलिए क्योंकि कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली हम कस्टमर के लिए सॉल्व क्या कर रहे हैं, कस्टमर को हम कह रहे हैं यार हमारे पास 30+ बैंक्स हैं, ठीक है, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ये 30 में से लेट्स से ये 5 बैंक्स जो हैं जो आपको लोन दे सकते हैं, एक्स बैंक का लेट्स से इतना रेट है, वाई बैंक का इतना रेट है, इस बैंक का टेन्योर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, इसमें कम मिल रहा है, जो भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कस्टमाइज जो उसको ऑफर्स मिल सकते हैं बैंक से हम देंगे। अब कस्टमर डिसाइड करे, अब कस्टमर किंग है, अब कस्टमर चुनेगा मेरे को यार इन 5 में से कौन सा चाहिए। क्या बात है। जो कि अब तक उल्टा है, जो किसी ने बोल दिया आपको तो जी यही लगेगा, वो मान के वो लोन ले लेता है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, एक ये है। फिर अब दूसरा स्टेक होल्डर आ जाता है डीलर, जो गाड़ी खरीदने बेचने का काम करता है। अब वो डीलर क्या है, उसका ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ये है, वो ऑफलाइन गाड़ी बेचता है, उसने अपना एक शोरूम खोल रखा है, एक दुकान खोल रखी है जहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करता है। कस्टमर अगर उसके शोरूम पे आ जाता है तो वो गाड़ी बेच लेता है, अगर डील उनकी हो जाती है। उनको अभी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं पता भी जहाँ पे जाके वो अपनी इन्वेंट्री लिस्ट करे, और ऑनलाइन भी आपको पता है अब तो यार डिजिटल ज़माना है, तो ट्रैफिक अगर ऑफलाइन पे आप, मैं कहूँ अगर आपका 100% सेल है, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ तो उसमें बहुत स्कोप है। राइट। सो बेसिकली उस डीलर के लिए ये एक रिटेलिंग प्लेटफॉर्म देना उसको भी, आप अपनी इन्वेंट्री, लेट्स से आपके पास 10 गाड़ियाँ, बढ़ेगा ही बेसिकली, घटेगा थोड़ी, तो उसकी भी हम गाड़ी बेचने में हेल्प कर रहे हैं भी, उसकी इन्वेंट्री हम अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं, जिसको खरीदनी है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, इन्वेंट्री उसकी पूरी कंडीशन क्या है, उसकी एक्सटीरियर की फ़ोटोज़ क्या है, उसकी इंटीरियर की फ़ोटोज़ क्या है, कितने किलोमीटर चली है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, कहीं डेंट तो नहीं है, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक रिपोर्ट जो गाड़ी की होती है भी, इसकी कंडीशन ये है, कस्टमर ने उसका डिटेल ले लिया। अब अगर उसको एक्चुअल में देखो आगे फिजिकली इंस्पेक्ट करनी है वो तो कर ही सकता है, बट मोटा मोटा उसको आइडिया लग गया भी यार मैं इस शोरूम पे जाऊंगा तो ये 2 गाड़ियां जो हैं इनमें से एक मेरे को लेनी है। और डीलर के लिए भी क्या है, एक एडिशनल कस्टमर हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि एट द एंड उसका काम तो मेन गाड़ी बेचने का, तो उसकी गाड़ी बिकवा रहे हैं। अब ये हो गया डीलर का, कस्टमर का। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर आ जाता है बैंक की NBFC। अब वो बैंक NBFC की रीच जो है सिटीज़ में तो बहुत अच्छी है, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, बट वो गाँवों में उनका इतना होल्ड नहीं है। तो बेसिकली हम उनके लिए उस ज्योग्राफी से कस्टमर्स लेके आ रहे हैं, तो उनको भी हम एक कस्टमर बेस सोर्स करके दे रहे हैं। सो वी आर हेल्पिंग देम एक्सपेंड देयर रीच। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक बहुत ही और अनऑर्गेनाइज्ड जो इसमें एक पीस है, अगर आप गाड़ी मेरे से खरीद रहे हैं, अब आपने RC अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। अब वो RC ट्रांसफ़र करवाना वो RTO का प्रोसेस है। अगर गाड़ी मैंने आपको गाड़ी बेची है, आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उस गाड़ी की लाइबिलिटी मेरी ही होगी। बेशक गाड़ी कल को खुदा ना खास्ता आपसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आप ही की है, तो गाड़ी मेरे नाम पे है अभी भी, तो लीगल पचड़े में मैं फंसूंगा। तो बेसिकली हम लेंडर
और कस्टमर दोनों को एश्योर कर रहे हैं भी जो आपका ये आरटीओ वर्क है वो हम मैनेज करेंगे। हमारी एक डेडिकेटेड आरटीओ टीम है जो कि, और ये बहुत बड़ा हैजल है, मतलब आरटीओ में जाके वो अपनी आरसी ट्रांसफ़र करवाना, फाइल सबमिट करना, किसी एजेंट को आप पकड़ो, ठीक है, फिर पता नहीं टाइमली वो कराएगा नहीं कराएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या बात है। सो अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, मल्टीपल लेंडर ऑप्शंस हम दे रहे हैं, डिजिटल जर्नी हम करवा रहे हैं जिसमें दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन जर्नी भी रह सकते हैं, डिजिटली लोन की जर्नी भी रह रही है। डीलर की इन्वेंट्री जो है हम ऑनलाइन लिस्ट करके कस्टमर्स को हम ऑनलाइन इन्वेंट्री दे रहे हैं और डीलर ऑनलाइन गाड़ी बेच पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। नाइस पंकज जी, बहुत मतलब अच्छा स्टार्टअप बना रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है, ऐसी चीज़ें आज तक हमने देखी थी कि बैंगलोर और पुणे और गुड़गांव में बैठकर ही लोग बना रहे हैं, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं बनाएंगे हम सबके लिए, इंडिया पूरे इंडिया के लिए बनाएंगे, बट यहाँ बैठ के बनाएंगे। बट यहाँ बैठ के बना रहे हो, मतलब मैं कमाल है, मतलब हैरान हूँ कि इस लेवल के रिसोर्स मतलब आप कैसे नहीं मतलब आई वुड से रिसोर्सेज हियर आर इक्वली गुड, मतलब क्वालिटी में कोई मैं कहूँ फ़र्क ही नहीं है, 19-21 का भी फ़र्क नहीं है। रादर यहाँ के लोगों को अगर आप मौका दो ना, क्योंकि उनको क्या प्लेटफॉर्म नहीं ऐसा मिला जो यहाँ का टैलेंट है, अगर आप उनको मौका दो ना वो शायद सब पीछे छोड़ जाएंगे। नहीं, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टियर 3 के लिए आप एक ऑटोमेटिव टेक प्लेटफॉर्म बना रहे हो बेसिकली, मतलब पूरा ऑटोमेट ही है, सब कुछ ऐप पे ही जाएगा शायद, ये ऐप और वेबसाइट पे हमारा वेबसाइट रहेगा। हाँ, पूरा टेक की डेवलप किया हुआ आपने इसके अंदर। तो मतलब शायद टियर 3 सिटी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा बहुत अपलोडिंग। मेरे माइंड में ये चीज आ रही है, देखो जो सिटी के लोग हैं उनको वो दे आर वेरी वेल नोन, ऐप कैसे यूज करनी है, कैसे गाड़ी बाय करनी है, या वो चेंज भी करते रहते हैं रेगुलरली। आफ्टर 2 ईयर वो दे गेट बोर, चलो नई गाड़ी ले लेते हैं। बट जो टियर 3 के लोग हैं, डू यू थिंक इट इज अ गुड मार्केट फॉर यू कि वो इतना ज्यादा कार भी बाय करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सेकंड वो इतने अवेयर हैं कि सच में वो ऐप यूज करके गाड़ी ले पाएं। सो डेफिनेटली करेंगे। उसके 2 कारण हैं। हाँ जी। एक, इंडिया में मोबाइल हर एक के हाथ में है, अब तो है, कह सकते हैं। ठीक है, डेटा सबसे सस्ता है यहाँ पे, बिल्कुल इंटरनेट की रीच है सबसे ज़्यादा। रूरल इंडिया में स्पेसिफिकली किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं या किस पे सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं? क्या चला रहे हो? फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा, आई थिंक यूट्यूब ही चला रहे होंगे शायद, यूट्यूब या फेसबुक, यूट्यूब। तो जो रूरल इंडिया का कस्टमर है ना, उसको बहुत शौक है यूट्यूब पे जाके कंटेंट देखने का, तो ऑनलाइन वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो टियर 1 और टियर 2 से ज़्यादा टियर 3 वाले चला रहे हैं? यस। तो ऑलरेडी उनको पता है भी कैसे चलना है, ऑनलाइन कैसे जाना है, कैसे कंटेंट देखना है, कैसे सर्च करना है, और इसमें कोई हाई फंडा नहीं है। अगर उनको गाड़ी सर्च करनी है तो वो समझ जाएंगे भी यार किस प्लेटफॉर्म पे जाना है और कहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन करनी है। कोई हाई फंडा नहीं है उसमें। सेल्स आ रही हैं अच्छी। आई वांट टू आस्क, सो अभी पहले तो ऑफलाइन गेम था हमारा। पहले हमारा ये था भी ऑफलाइन इसको पहले फुल प्रूफ बना लें। अब ऑफलाइन क्रैक कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सॉर्टेड है, तो अब ऑनलाइन बना रहे हैं। नाइस। बट इसे टाइम तो लग गया होगा काफ़ी बनाने में? हाँ, टाइम लगा। हर नई चीज़ में टाइम तो लगता है। कितने लोगों की टीम है बेसिकली? सारा इन हाउस है टेक? अभी और एक चीज़ और है, हम ना बहुत मैन पावर हैवी बिजनेस नहीं बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, देखो पहले से ही हम क्लियर हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है फंडिंग उठाने का, है ना। पहले से ही हमारा थॉट क्लियर था। और अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है? बूटस्ट्रैप्ड है। कुछ टर्म शीट्स हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर और फैमिली ऑफिसेज से है, बट वी आर बीइंग वेरी सेलेक्टिव। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। देखो फंड उठाने की मुझे लगता है अभी शायद अगले कुछ समय तक, कुछ क्वार्टर तक हमें ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अभी प्रॉफिटेबल धंधा है और जो स्केल भी कर रहे हैं वो प्रॉफिट पे ही कर रहे हैं, है ना। तो ये बस एक लाइमलाइट में आने के लिए भी यार मैंने इतनी फंडिंग उठा ली, दैट डजंट मेक सेंस टू मी, है ना। ये आजकल एक ट्रेंड है भी यार इसने फंडिंग उठा ली, उसने फंडिंग उठा ली। यार फंडिंग उठाने का ना कुछ मतलब सेंस भी बनना चाहिए। क्या एक्चुअल में आप धंधा बना रहे हो? देखो मैं पहले ही क्लियर हूँ, मेरे को ये नहीं कहना भी यार मैं $1 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा हूँ, मेरे को वो धंधा नहीं बनाना अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो, ठीक है। तो मुझे पैसा बर्न नहीं करना, ना अपना करना ना इन्वेस्टर करना। मुझे बहुत चुभता है यार किसी से फंडिंग लेके उसका पैसा बर्न करते हुए देखता हूँ ना, सो दैट डजंट मेक सेंस टू मी। धंधा बनाओ, प्रॉफिटेबल बनाओ, दैट्स इट। चाहे किसी भी स्केल पे करो, चाहे आप एक ही स्टेट में एक प्लेयर बन के रहो, 2 स्टेट में प्लेयर बन के रहो, मत जाओ पैन इंडिया। जितना करना यार प्रॉफिटेबल करो। तो हमारा क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे, बट प्रॉफिटेबल हैं तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो फंडिंग का मेरे को कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है,
ऑल्दो लाइक कुछ लोगों ने जब हम मतलब कंसेप्ट स्टेज पे थे बैक करना शुरू किया, ऑफर किया। हाँ, एक है अभी एक ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं, क्योंकि अभी हम जो ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं टू स्टार्ट एंड स्केल। सो इनिशियली हमारा था हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, जो नॉर्थ है, जी दिल्ली और इधर वाला मार्केट, उसमें पहले करेंगे एंड देन इसको फिर वेस्ट और साउथ और ईस्ट में लेके जाएंगे। तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर बता रहे थे। हाँ, तो अमित उचाना जी हैं, ओके। बहुत रिनॉन्ड नेम है इस ज्योग्राफी में। सो बेसिकली हम एक ऐसा चेहरा जा रहे थे जो इस ज्योग्राफी में बहुत फॉलो किया जाता है, जिनकी रीच अच्छी है और जिनके कंटेंट को लोग कंज्यूम करते हैं। अमित उचाना जी भाई मतलब कमाल है बादशाह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वही जी। वही। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मतलब उनको कैसे लेके आए, मतलब एक स्टार्टअप के साथ ऑन बोर्ड इतनी जल्दी? उनका देखो ये था, वो अपने फील्ड में बेसिकली वो भी तो एक बिजनेस ही है ना, जो एंटरटेनमेंट है वो भी एक बिजनेस है। ओके। और वो एक इस ज्योग्राफी का बहुत ही एक उभरता हुआ चेहरा है, मतलब ऑलरेडी बहुत हिट्स वो दे चुके हैं। कमाल है, फ्लाई, जी। बहुत ना। बड़े हिट हैं। कोई ना अभी रिसेंटली उन्होंने हिट दिया। तो अभी क्या है, उन्होंने थोड़ा अपना कंटेंट जो है वो हरियाणवी का राउंड बनाना शुरू किया। तो उनका ये मानना है भी यार, जो हरियाणवी सॉन्ग्स है ना, दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग। मतलब आप जैसे दिलजीत पाजी ने और करण औजला पाजी ने जो बेंचमार्क बना दिया ना, पंजाब के अंदर, अब हाँ, नेक्स्ट बिग पंजाबी। थिंग जो है वो हरियाणा से है। मतलब अब जो निकलेगा इस लेवल का कोई आर्टिस्ट तो वो हरियाणा से ही निकलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डांडा भाई हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। MC भाई हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमित भाई ने खुद अभी हरियाणवी कोई ना जो है हरियाणवी था, तो बहुत बड़ा हिट गया वो। तो वैसे आपका कनेक्शन हुआ कैसे इनके साथ? कनेक्शन ये था, किसी के थ्रू ही हमारा ब्रिज हुआ था डिस्कशन। ओके। पर अब तो ऐसा हो गया अभी, लाइक दोस्त भी हैं, मेंटर भी हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो बेसिकली उनको थॉट अच्छा लगा, उनको भी लगा भी हमारा ब्रांड उनकी इमेज के साथ अलाइन कर रहा है, क्योंकि जिस ज्योग्राफी को हम अभी एज ए बिजनेस टारगेट कर रहे हैं, उस ज्योग्राफी में वो भी टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों के गोल्स अलाइन हुए। फिर दोनों को पता है यार, ये भी बड़े बनेंगे, हम भी बड़े बनेंगे, तो बात सारी वही है। नाइस। वैसे अगर मैं बात करूं, एक ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर कितना जरूरी है? अब मैं अगर आपके केस में कहूँ तो आप खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हो। आपका खुद का चेहरा ही इतना पॉपुलर है, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं। तो बट हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं अगर आप कोई ब्रांड एम्बेसडर लेके आओ। सो आपके ना विज़न के साथ अगर कोई बंदे की पर्सनैलिटी अलाइन कर रही है, अभी लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, जी। अगर वो दोनों अलाइन हो रहे हैं तो लाना चाहिए। तो हमारा अलाइनमेंट इनके साथ ठीक बैठा। ओके। और लकीली फीडबैक भी अच्छा आ रहा है मार्केट से, ओके। तो नाइस आगे लेके जाएंगे इसको। नाइस नाइस नाइस। अभी और भी कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो जुड़ना चाह रहे थे, बट वी आर बीइंग वेरी सेलेक्टिव। मैंने जैसे पहले बताया, पैसा उठाने का ज़्यादा शौक नहीं है, धंधा बनाने का शौक है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के चीज़ों के बारे में। जी। और एक ना निशा जी ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था जो रह गया, रीफ इन सब जो नाम है ना, वो कैसे कोइन हुआ? तो इसको ना रीफ इन सब 2 शब्दों से बना। ओके। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम प्री ओन्ड कार की जो यूज्ड कार की जो मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जब आप यूज्ड कार पे लोन लेते हो तो उसको रीफाइनेंस भी बोला जाता है। सो रीफाइनेंस का शॉर्ट है रीफिन, और सर्विसेज का शॉर्ट है सर्व। सो रीफिन सर्व। वाओ, स्मार्ट मूव। हाँ, नाइस। नाम कुछ ऐसा चाह रहे थे हम जो हमारे काम को एक्सप्लेन कर सके। सो फिर ये नाम हमें जचा तो रखा। नहीं, बाकी अभी स्टोरी के बाद में मैं थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहा हूँ। ये अभी आपने बताया जो महिंद्रा के अंदर आपका जी। बेसिकली जॉब था, कुछ उससे रिलेटेड ही है थोड़ा, है ना? क्योंकि देखो बिकॉज वहीं से आया होगा आई थिंक आपको आइडिया, क्योंकि वो देखो वो ये प्रोडक्ट वो करते हैं, बट हाँ। उनका मॉडल डिफरेंट है। ओके। वो लेंडर है। सो बेसिकली वो तो लोन देते हैं। अपन मल्टीपल चीज़ों के अंदर। हाँ, हमारा क्या है, मॉडल ऐसा है भी जिसमें हम मल्टीपल बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं। महिंद्रा फाइनेंस तो एक NBFC है, ऐसी इंडिया में 40+ बैंक्स NBFC हैं जो यूज्ड कार पे लोन देती हैं। तो वो सबके साथ हम कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। और हमारा मॉडल है ऑनलाइन रिटेलिंग भी हम करवा रहे हैं। जो डीलर की इन्वेंट्री मैंने बताया था भी ऑनलाइन सेल कर सकता है, तो ये मॉडल भी है हमारा। हम RTO सर्विसेज भी दे रहे हैं भी अगर RC ट्रांसफ़र मैनेज करना है। सो हमारा बिजनेस मॉडल उनसे डिफरेंट है। एंड वी आर नॉट लेंडिंग ऑन आवर ओन बुक्स। हम NBFC या बैंक तो नहीं है, अपना पैसा नहीं दे रहे। सो बेसिकली वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर मेरे को कार बाय करनी है तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं आपकी ऐप पे क्यों ट्रस्ट करूंगी?
एक्चुअली कंपटीशन तो होना ही चाहिए, वैसे हम तो कहते हैं, और प्लेयर आए और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगी मार्केट, कस्टमर्स का ही फ़ायदा है। सो बेसिकली हम, जैसे मैंने बताया, हम व्हीकल ओनरशिप को इजी बना रहे हैं। सो गाड़ी को ऑन करने के लिए मल्टीपल चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले तो आपने गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी की आप रिसर्च करोगे। सो बेसिकली शोरूम पे जाने से पहले गाड़ी क्या है, कौन सा मॉडल है, कैसी कंडीशन है, थोड़ा आपको होमवर्क उस पर रिसर्च करना है। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। वहाँ पे आप जा रहे हो, आपका मन बन गया, अब आपको गाड़ी खरीदनी है तो पैसे की ज़रूरत है, तो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। गाड़ी को सेफगार्ड करने के लिए आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस हम करके दे रहे हैं। और फिर गाड़ी आपने ले ली, अब उसकी आरसी ट्रांसफ़र करवानी है, तो आरटीओ वर्क वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो ये अपन हाँ। पूरा कंबाइन है वो सब वो कोई नहीं कर रहा, नहीं, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। लाइक मतलब कार्स 24 और कार देखो, कार स्पिनी, नहीं, उनका मॉडल भी डिफरेंट है। मतलब कुछ हमारे वाला पार्ट वो भी कर रहे हैं, बट वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एंड प्लस पॉइंट है हमारा। जी जी जी। तो आपकी जर्नी तो जान ली, सो उस जर्नी से पहले की जो एजुकेशन रही है उसकी बात करते हैं। तो आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है? सो एजुकेशन मेरी मैंने एमबीए करी थी एनआईटी कुरुक्षेत्र से। ओके। तभी आप बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं, एनआईटी जनरली क्योंकि पता है क्या चक्कर है, नहीं तो मेरे हिसाब से एक नॉन एमबीए वाले बंदे के लिए बिजनेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तभी आपको इतनी समझ है, इतनी नॉलेज है वैसे चीज़ों मैं की। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने एमबीए करी इसलिए मैं कुछ बना पाऊंगा, मतलब मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। यार जनरली डिग्री, परसेप्शन तो यही है। वो परसेप्शन ही है यार, मतलब बोलने को हम कुछ भी बोलें। एमबीए डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर आपने वहाँ एक्चुअल में कुछ प्रैक्टिकल काम किया नहीं, कुछ सीखा नहीं, तो वो इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप एमबीए चाहे आईएम से कर लो, चाहे आप हार्वर्ड से कर लो, कहीं से कर लो, अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया ना, तो वो इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो मैं तो डिग्रीज को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मतलब मेरे पास अगर कोई बंदा आ रहा है जो ये कहता है यार मैं 12th पास हूँ, या वो ये भी कहता है यार मैं तो 12th में भी रह गया, बट बंदे को नॉलेज ऐसी है और क्यूरियोसिटी है काम धंधा बनाने की, तो मैं उसको ले लूँगा। तो मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करती। हमारी आर्ट फील्ड भी ये सेम ऐसी है। हम ये नहीं कहते कि उसने बीएससी ऑफ एनिमेशन या एमएससी ऑफ एनिमेशन या डिजाइनिंग कोर्स किया है। अगर वो क्रिएटिवली 10-12 सेकंड में या 10-12 मिनट में कुछ अच्छा ड्रॉ करके दे पा रहा है, इमेजिनेशन दिखा पा रहा है, तो वी कैन से कि ही इज क्रिएटिव एंड ही कैन टेक दैट जॉब। तो बिजनेस बनाना भी तो एक आर्ट ही है। राइट। डिग्री तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। बंदे का, मैं ये कहूँ, मन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, विज़न होना चाहिए। विज़न होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका विज़न ही ऐसा है भी यार, जो सोचता ही यार भी मैं तो बस महीने का इतना कर लूँ, इतना कमा लूँ, ऐसे बंदे नहीं चाहिए हमें। जो हमारे बिजनेस में जुड़ रहा है जॉब करने के लिए ना, भी यार महीने का मेरे को इतना मिल जाए और मेरा काम चलता रहे, वैसे बंदे हमें नहीं चाहिए। हमें वैसे बंदे चाहिए जो ये सोचते हैं भी यार हमारे साथ जुड़ के ना इसको बहुत बड़ा बनाना है, यार इसको इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बनाना है, या इससे भी ना कभी यार इंडिया के बाहर लेके जाना है इसको। वो बंदे चाहिए हमें। हमें वो जो जॉब करना चाहते हैं वो नहीं चाहिए, जो बिजनेस बनाना चाहते हैं ना वो चाहिए, और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। तो एमबीए से पहले क्या किया वैसे? सो एमबीए से पहले ग्रेजुएशन मैंने करी थी, Okay. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी थी। ओके। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे भी, थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी फ्लेवर देखा वहाँ पे। ओके। तो अच्छी लर्निंग रही। अब जैसे आपने एमबीए की जब बात कर रहे थे, तो एमबीए में सबसे अच्छी चीज़ क्या रही, मैं वहाँ की स्टूडेंट जो यूनियन थी, सोसाइटी थी, उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 1 साल के लिए। तो उस टाइम पे क्या है, जो आपकी यूनिवर्सिटी थी आपको बहुत सारे इवेंट्स कराने के लिए एम्पावर करती थी। भी आपने कोई सेलिब्रिटीज़ को बुलाना है, आपने कोई शो होस्ट करना है। तो मेरे को याद है हमने उस टाइम पे हनी पाजी लाए थे हम, है ना, अच्छा। कॉलेज में। तो बहुत से कुछ, मतलब ऐसे, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही है। मतलब आप एक तरीके का स्टार्टअप ही बना रहे हो, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंपटीशन करवा रहे हो। तो वहां से लेके ये स्टार्टअप तक की जर्नी, मतलब अगर हाँ, कॉलेज के अंदर आपको वो स्टार्टअप ही था। देखो स्टार्टअप ना एक बहुत फैंसी वर्ड हो गया, मतलब यूज करने लग गए। देखा जाए तो वो भी स्टार्टअप ही तो था। वो भी जो startup कॉलेज में था। हम एज ए स्टूडेंट यूनियन जो कर रहे थे वो भी स्टार्टअप ही था यार। नहीं तो उसको क्यों नहीं परस्यू किया? तो आप एक अलग ही मतलब फिनटेक बना रहे हो। हाँ, तो एक्सपीरियंस हर जगह का काम आता है। नहीं। कहीं भी काम करो, हर जगह से कुछ लर्निंग है, काम ही आती है आगे जाके। अच्छा चलो, अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी, है ना, जो हमारी ऑडियंस है उनके एंगल से, है ना, एक्चुअल में मतलब वैसे स्टार्टअप कल्चर है क्या? फंडिंग किस तरीके से वर्क करती स्टार्टअप है? कल्चर अगर मैं मतलब एक वर्ड आपने में आपको बताया, बोलना, जैसे बताया फैंसी वर्ड है, फैंसी वर्ड तो है ही आज के टाइम में, यार बट है हसल क्या है, ये? हसल है। हसल है। एक शब्द में अगर मैं बोलना चाहूँ, हसल है।
मतलब चीज़ों को करो, एक्सपेरिमेंट करो, फेल होंगी तो सीखोगे, हिट हो गई तो और आगे बढ़ोगे। तो हसल है, एवरीडे हसल। और फंडिंग कैसे वर्क करती है स्टार्टअप कल्चर के अंदर? देखो फंडिंग मतलब ठीक है, आजकल एच.एन.आईज़ भी बहुत एक्टिवली इन्वेस्ट करने लग गए हैं, ठीक है। वीसीज तो डेफिनेटली एक अब इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है इससे वीसी। पहले क्या बताया आपने? एच.एन.आईज़ जो लेट्स से आपके पास पैसा है, आप हाई नेटवर्थ वाले बंदे हैं, जी। अब आपको डाइवर्सिफाई करना, तो पहले तो एच.एन.आईज़ क्या थे, एफडी में लगा लिया, रियल एस्टेट में लगा लिया, गोल्ड में लगा लिया। अब उनको भी दिख रहा है यार इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत पावर है, ये बहुत ऊपर जा रहा है, तो अब वो भी स्टार्टअप्स में पैसे लगाने लग गए हैं। तो एच.एन.आईज़ हैं, देन आपके कुछ अब कोलैबोरेशंस ऐसे बन गए हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे बन गए हैं जहाँ पे इन्वेस्टर कम्युनिटी मिलती है, स्टार्टअप्स आके पिच करते हैं और वो वहाँ पे पैसे इन्वेस्टर पैसे लगाता है और वो अपना पिच करते हैं आइडिया, वो है। देन देखो लास्ट तो फिर वीसीज है ही है, आप वीसीज तक जाओ। फैमिली ऑफिसेज आजकल बहुत एक्टिव हो गए हैं, जो इतने भी बड़े ये ग्रुप्स हैं उनके सबके फैमिली ऑफिसेज हैं, वो फैमिली ऑफिसेज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में। So you name any big industrial house in India, they're investing. बाकी आप बीच में बता भी रहे थे कि जैसे आप प्रॉफिटेबल हैं, आप अभी फंडिंग के लिए ट्राई भी नहीं कर रहे हो और फंडिंग शायद लेनी भी नहीं चाहिए, तो मैं उस एंगल से भी पूछ रहा था कि फंडिंग किस तरीके से वर्क करती है, एक स्टार्टअप को फंडिंग कब लेनी चाहिए और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो फंडिंग तो मैं ये कहूँगा ना यार, फंडिंग अगर लेने जा रहे हो ना, पहली बात तो ये मत सोचना भी ये किसी और का पैसा आ रहा है मेरे पास, इसको ये समझना ये मेरा पैसा है। अगर आपने किसी से फंडिंग उठाई भी है ना, तो ये समझ के उठाना भी यार ये मेरा पैसा है और मैं इसको बड़ी केयरफुली यूज़ करूँगा। मतलब ये नहीं यार भी मेरे को मज़े मारने और पैसे उठा लूँ। उस पैसे को कैसे आप और बड़ा बना सकते हो, मतलब 100 रुपये अगर आपको आया है, वो 100 को आप 120 कैसे बनाओगे ना, उस पर दिमाग लगाओ। ये नहीं भी वो 100 में मैंने मज़े मारने हैं। राइट। अच्छा, मतलब फंडिंग उठाओ ही तब जब आपके पास प्रोजेक्शन की जब आपको एग्जीक्यूशन भी लगता है अभी इससे आप अपना बिजनेस बड़ा बना बड़ा लोगे हो गया। और प्रॉफिटेबल बना लोगे। मतलब किसी का पैसा बर्न करने भला आपको अपने कंफर्ट के लिए किसी से पैसा मत उठाओ। जनरली मेरे को लगता है शायद ऐसा हो भी रहा है। नहीं, अपना ट्रेंड बन गया यार, मतलब लाइक पीपल डोंट केयर बिकॉज इट इज़ नॉट देयर मनी, किसी और का पैसा लगा हुआ है, ऐसा समझ के बिजनेस को चलाओ भी यार, आपका पैसा खुद का इन्वेस्टेड है बीच में। इसीलिए ना मतलब मेरा और मेरे को फाउंडर हैं अंकुश, तो हमारा एक थॉट था यार फंडिंग तो हमें मिल रही है अभी भी, अगले मतलब 1-1.5 साल का हमें रनवे मिल रहा है, इजीली हम कर भी सकते हैं, बट एक थॉट हम दोनों का अलाइंड था यार, खुद के पैसे से करेंगे, क्योंकि हर कदम ना फूक फूक के रखेंगे, तो कल को अगर फंडिंग लेके भी आ रहे होंगे ना तो उसको बड़ा केयरफुली यूज़ करेंगे, एक्चुअल में बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे। तो वो थॉट हमारा शुरू से क्लियर है, अपना पैसा समझ के ही किसी से लेंगे अगर लेंगे भी तो। नाइस। अभी आपने बीच में एक नाम लिया, अंकुश। हाँ, सो अंकुश और मैं, अंकुश मेरे को फाउंडर हैं। ओके। सो अंकुश का रोल है, ही इज CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, आई एम CEO। तो हम दोनों के रोल हमने आपस में बाइफरकेट किए हुए हैं। सो सेल्स एंड ऑपरेशन जो है वो अंकुश देखते हैं, एंड टेक प्रोडक्ट पार्टनरशिप अलाइंसेस इन्वेस्टर रिलेशनशिप अगर फ्यूचर में होता है तो वो सब मैं देखूँगा। एंड अंकुश और मेरी जर्नी बहुत पुरानी है। अंकुश और मैं महिंद्रा में एक साथ काम कर चुके हैं। ओके, मैं यहीं पे आ रहा था कि कैसे मिले आप लोग। तो ठीक है। हम कलीग्स थे महिंद्रा में, एंड सेम टीम में काम करते थे, तो रिलेशन अच्छा बन गया, बॉन्ड अच्छा बन गया, साथ में बहुत कुछ बड़ा किया वहाँ पे, तो साथ में एक सक्सेस देखा हमने कॉर्पोरेट उसमें ना, मैं भी ग्रो किया, वो भी ग्रो किए। तो फिर कुछ साल उन्होंने कहीं और काम किया, मैंने कहीं और काम किया, बट हमेशा से मन में एक था भी यार साथ में मिलके कुछ करेंगे। तो फिर मेरे को जब एक थॉट आया भी नहीं यार, अब 3 साल पहले ये थॉट आया था कि यार अब शुरू करते हैं, तो अंकुश से बात करी तो कह रहा है यार मैं तो हमेशा ही तैयार था, वेट ही कर रहा था आप कब बोलोगे। तो फिर फाइनली फिर हमने अब शुरू किया, एंड मज़ा आ रहा है दोनों को, पुराना मज़ा जैसे आता था उससे ज़्यादा अब आ रहा है। नाइस नाइस नाइस। यहाँ से एक और लर्निंग निकल के आ रही है हम्म, कि मतलब जॉब सिर्फ खाली स्टार्ट करने में ही हेल्प नहीं करती, वहां से आप अपना को फाउंडर भी ढूंढ सकते हो बिल्कुल ढूंढ सकते हो अगर आपकी बिल्कुल, ट्यूनिंग अच्छी हो जाए। देखो अब आपने जॉब में इतना टाइम स्पेंड किया, बिल्कुल वहां से अब आप एक दूसरे के नेचर के बारे में, हर चीज के बारे में जानते थे, बिल्कुल उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में। बिल्कुल। अच्छा टीममेट होना कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके तो बेस्ट फ्रेंड ही आपके टीममेट हैं, आप मिलके इतना अच्छा बिजनेस निभा रहे हो, कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं वो? सबसे बड़ा रोल ही टीम प्ले करती है।
आपके खुद देखो, हर बंदे में ना स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। पहली बात तो है, कोई बंदा कहे ना यार मैं तो परफेक्ट हूँ, ऐसा तो बंदा है ही नहीं कोई, है ना। एक चीज़ पे होल्ड आपका अच्छा हो सकता है, एक चीज़ पे होल्ड आपके को फाउंडर का अच्छा हो सकता है। सो 1+1 11 बनता है। ठीक, तो बेसिकली वही है, कहीं अगर मेरी वीकनेस है तो उसको वो कवर कर जाता है, उसकी वीकनेस है तो मैं कवर कर जाता हूँ, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो टीम अच्छी है, मतलब साथ में हो, अलाइंड हो तो बहुत दूर तक जाओगे। अकेले अकेले दिमाग लगाओगे तो फिर एक लिमिटेड दायरे तक ही रह जाओगे। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आपके इसके बाद? अभी फ्यूचर प्लान्स हैं, इंडिया का नंबर 1 बनना है पहले तो, पैन इंडिया का प्लेयर बनाना है और नंबर 1 बनाना है। अगर कभी कोई एक्विजिशन ऑफर होती है? ओ नहीं नहीं, नहीं, हम कोई plan करेंगे, नहीं था? हम अच्छा, करेंगे। क्या बात है। हमें कोई एक्वायर नहीं करेगा, हम करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बनोगे, बेचने के लिए पक्का थोड़ी बनोगे। बना रहे हैं, बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं, खरीदने के लिए बना रहे हैं। बेचनी तो गाड़ियां हैं। हाँ, बेचनी तो गाड़ियाँ सही है, सही है, सही है। आजकल शार्क टैंक इंडिया बहुत चल रहा है। जी जी हम अभी स्टार्टअप fourth की बात season कर रहे हैं, स्टार्टअप की है ना? बात कर स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, शार्क टैंक हाँ की बात जी ना जी हो। जी मतलब स्टार्टअप सुनते ही शार्क टैंक आते हैं, 4th सीजन आ चुका है उसका जी अभी। जी जी। तो आपका क्या प्लान है कि आपका भी इतना अच्छा स्टार्टअप है, आपके माइंड में कभी आया कि मैं भी शार्क टैंक में जाऊंगा? नहीं, ऑनेस्टली सोचा नहीं, अभी तक ऐसा सोचा नहीं भी वहाँ जाना चाहिए, कि अपने काम में इतने लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं लग पाता वो सब सोचने का। बट हाँ ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब आप लोग भी वहाँ आए, बहुत आपको भी मतलब अच्छी पीआर भी मिली। आई वुड से पीआर के लिए तो पीआर बहुत, प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है वो। पीआर के लिए तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार। पीआर के लिए तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में अभी नहीं तो है। फ्यूचर में जा रहे हैं अपन कभी? इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ वहाँ, पीआर के लिए जाओ। तो अब जैसे मैंने बोला, अभी पीआर की इतनी जरूरत नहीं है हमारे साथ, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर ही ऐसे जुड़े हैं। राइट राइट तो राइट। उचाना भाई हमें बहुत पीआर करवा देंगे। सही बात है, ऑलरेडी 500 मिलियन गाने हैं तो वहाँ पे, एक भी गाड़ी के पीछे। अब मुझे बताओ ना, मतलब विद नो ऑफेंसेस, शार्क टैंक के किसी जज के 500 मिलियन व्यूज हैं क्या यूट्यूब पे? नहीं है, नहीं उनके किसी कंटेंट के? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारे अमित भाई के है ना। बिल्कुल है। नहीं नहीं, तो वो हमें सही PR कह क्या रहे हो। चाहिए? उसमें PR हाँ, तो ऑलरेडी हो रखी है। राइट। जब हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही अलाइंड हैं, हमने बड़ा ही उठाया है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है पीआर की। राइट। पैसे की भी नहीं है अभी, जैसे मैंने बोला बूटस्ट्रैप्ड हैं, तो अभी अपने पैसे से चलाएंगे। मतलब शौक के लिए क्यों उठाएं पैसा। वैसे फिलो जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं लोग, उनको एडवाइस करते हो शार्क टैंक पे जाना चाहिए? देखो, मेरे से पूछते हैं तो मैं तो बोलता हूँ पीआर के लिए तो जाओ, जो भी मेरे से अगर कोई, फंडिंग के लिए क्यों नहीं? वैसे जनरली आपका थोड़ा नहीं, जानना चाह रहा था। उससे बेटर रिसोर्सेज हैं। अगर आपने फंडिंग लेनी है तो वो पीआर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। फंडिंग के लिए आई वुड नॉट से इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट या अगर आपको पॉपुलर होना है, जनरली क्या है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं बहुत ही नेचर वाइज ऐसे होते हैं, पब्लिक डोमेन में ज़्यादा दिखते नहीं है, अपने काम में ही लगे होते हैं, धंधा बनाने में लगे होते हैं, तो चेहरा फेमिलियर नहीं होता। तो वहाँ पे उनका चेहरा फेमिलियर हो जाएगा, लोग पहचानेंगे, तो उस सब के लिए तो बहुत बढ़िया है। पैसा अगर उठाना है तो फिर उससे अलग बहुत सारे सोर्सेज हैं। बट फिर भी कुछ मतलब गाइडेंस के लिए बताओगे कि क्या क्या सोर्स हैं? जैसे मैं बताया, अगर कुछ प्री सीड उठाना चाहते हो, जी। कंसेप्ट स्टेज पे हो, या अभी सीड स्टेज पे हो, तो HNIs आजकल लगाते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। काम मिलते नहीं, कहाँ मैं है भी वो वही लोग? जानना चाह रही थी। देखो मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे पता है वो आइडिया सच्ची आने वाले कुछ सालों में मुझे करोड़पति और बहुत अच्छा कमा के दे सकता है। नाइस आइडिया, बट मुझे पता ही नहीं है तो जो। फिर एक मैं मतलब एक तो आपको प्लेटफॉर्म्स बता सकता हूँ, हाँ, जैसे INC42, अगर आपने सुना हो, एक मीडिया हाउस है। सो बेसिकली दे कवर बिजनेस स्टोरीज, है ना। तो बिजनेस से रिलेटेड ही वो कंटेंट बनाते हैं, एंड दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म एंजल एक्स, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, जो ये HNIs हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको बुलाते हैं और वहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं, अपने आइडिया को पिच करते हैं। Okay. तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कनेक्ट करने के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ। Okay, ऐसे बहुत हैं, मतलब लाइक मैं तो जस्ट आपको रेफरेंस दे रहा हूँ भी, उनका अच्छा प्लेटफॉर्म है, okay. तो उससे जुड़ सकते हैं। मतलब इधर वे, अगर आप स्टार्टअप हैं तो पैसा मतलब इन्वेस्टर से उठाने के लिए वहाँ जा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, आपको लगाना है, इन्वेस्टर हो, तब भी आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि अच्छे स्टार्टअप्स आते हैं। इक्विटी कैसे डिसाइड होती है कि कितनी इक्विटी देनी चाहिए, या फिर इक्विटी, एक तो ये है भी कौन कितना रिस्क ले रहा है और कौन कितना एक्सपीरियंस लेके आया है टेबल पे। लेट्स से एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा बंदा है जो कि इंडस्ट्री का प्रो है, जिसने धंधे बहुत बनाए हैं, बहुत ऊपर तक लेके गया है ना, वो अपना चला चलाया सेटअप छोड़ के आपको स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है ना। वो तो वहाँ पे भी अच्छा कर ही रहा था, राइट।
ठीक है, तो वो अपना एट स्टेक अगर छोड़ के आ रहा है, रिस्क ले रहा है, तो वो इक्विटी ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि अभी इतना बड़ा किसी ने कुछ बनाया नहीं है, बनाना चाहता है, तो उसके कंपैरिजन में उसको ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरा ऑब्वियसली लाइक कौन कितना लगा रहा है, पैसा उस पर भी मैटर करता है। कौन किस एक्सपीरियंस से आ रहा है वो मैटर करता है। कौन किस स्टेज पे आ रहा है। एक बंदा बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब आज धंधा शुरू किया तो तब ज्वाइन कर रहा है, तो यार उसने तो बहुत ही बड़ा रिस्क लिया ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में आया। एज कम्पेयर टू समवन भी जब आप थोड़े से कुछ बन गए हो, आपने थोड़ा नाम कमा लिया, अब लोगों को पता लग गया, अब कस्टमर आने लग गए, आपका नाम फेमिलियर हो गया, उस टाइम पे कोई बंदा आ रहा है तो उसका रिस्क कम है ना। राइट। तो जीरो के टाइम पे जो आ रहा है यार, उसने रिस्क ज़्यादा लिया, उसको इक्विटी ज़्यादा मिलेगी। सीधी सी बात, जो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बिल्कुल। मेरे को ना अभी अपने बीच में बताया था कि आपके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमित उच्चाना जी है। जैसे जनरली लोग इन्वेस्टमेंट और क्या बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लोगों को लेते हैं जो ज़्यादा क्या बोलते हैं बिजनेस लाइन के अंदर ही हैं, बट वो बिजनेस लाइन से बिल्कुल ही अलग है। तो वो कैसे? यही मैं आपको बताना चाह रहा था। वो बिजनेस लाइन ही है। जो ये आर्टिस्ट की लाइन है ना, सो बेसिकली वो बिजनेस ही तो चला रहे हैं। मतलब ये गाने बनाना, अच्छा कंटेंट बनाना जो लोगों को पसंद आए, ये भी तो बिजनेस है यार। मतलब एक आर्टिस्ट के अंदर वो सेंस होती है कि मतलब क्या कौन से बिजनेस में कैसे जाना है, कैसे नहीं, वर्कआउट। कुछ आर्टिस्ट बहुत स्मार्ट हैं, जो स्मार्ट हैं वही ऊपर गए हैं। जो ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ जो ग्लोबल आइकन है, वो स्मार्ट है तभी गए हैं। देखो, गाने अच्छे बनाने वाले तो बहुत आर्टिस्ट हैं, बट उसको बेचना कैसे है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना कैसे है, वो भी तो एक आर्ट है। वो अपने आप में एक बिजनेस है। नहीं, गाना बेचना समझ नहीं पाया मैं। गाना बेचना मतलब गाना, मैंने तो जनरली ये सुना है गाना बनाते हैं और रिलीज करते हैं यूट्यूब पे। आपने गाना बना लिया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा गाना बना लिया, बट आपको कोई लेबल भी तो चाहिए। आपको कोई लेबल तो चाहिए ना जो उसको खरीदे। आपने अब किसी पे इन्वेस्ट कर दिया, लेट्स से आपने किसी गाने पे 10 लाख रुपए लगा दिए जी। अब आपने पैसा लगा दिया, या तो आप कोई लेबल ढूंढोगे जो आपका गाना खरीद ले, वहाँ पे आप रिटर्न बनाओगे, तो बेसिकली ये बिजनेस ही है। दूसरा, या कुछ आप ब्रांड्स को एंडोर्स करोगे उसमें। अब लेट से कोई वीडियो शूट हो रही है जिसके अंदर कोई गाड़ियाँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड की आ रही हैं, तो वो ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो ना, तो आप उनसे अर्न करोगे। ओके। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो आपने कपड़े पर्टिकुलर किसी ब्रांड के डाले हैं जो आप अपने गाने में लेके आ रहे हो, तो आप उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो आप उनसे अपनी प्रोफेशनल फी चार्ज कर सकते हो। तो ये सब बिजनेस है। ओके, मतलब आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द गेम बिजनेस ही है। बिजनेस है। बट अच्छी फील्ड है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं। तो पैसा है तभी तो सब लगे हैं। सही बात है। अभी हम बात कर रहे थे कि MBA की डिग्री कई बार सिर्फ पेपर ही रह जाती है। यूज़ करने वाले यूज़ चलो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत बार माइंड में आता है कि सच में हमें डिग्रीज करनी चाहिए या फिर सच्ची एक्सपीरियंस ही करना चाहिए। एक्सपीरियंस लो। देखो, डिग्री में भी कई बार क्या आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। मेरा ना एक थॉट है, आपके इर्द गिर्द जो 10 लोग हैं ना आपके, मतलब मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा प्रिंसिपल मैं ये मानता हूँ, आपका जो बहुत क्लोज निटेड सर्कल है ना 10 लोगों का, वो कैसी सोच के लोग हैं ना, उससे ये डिफाइन होगा भी आप लाइफ में क्या बनोगे। मतलब मेरा सक्सेस फेलियर डिपेंड करता है मेरे आसपास के 10 लोगों पे। जैसे कि मेरे मतलब अगर आसपास के 10 लोग हैं, 10 में से 7 ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस बनाने की बात करते हैं, दिन रात उनका सपना है भी धंधा कैसे बड़ा बनाए, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी बड़ा बना लूँगा, क्योंकि मैं डे इन डे आउट उनके बीच में बैठ रहा हूँ, उनसे वही बात कर रहा हूँ। अगर मेरे 10 में से 7 ऐसे हैं ना जो सिर्फ ये सोचते हैं यार वेली मारनी है, बस ऐश करनी है, मज़े मारने हैं, काम नहीं करने, तो मैं भी वेला ही रहूँगा। तो आपका सक्सेस और फेलियर डिपेंड बहुत इस पे बात पे करता है भी आपके क्लोज निटेड सर्कल में कौन लोग हैं, आप उनके एवरेज ही बनोगे। क्या बात है। ओके, नाइस। तो मतलब हमें अपना एटमॉस्फेयर पहले चेंज करना चाहिए, बहुत मैटर करता है, इन्फ्लुएंस करता है काफी। देखो, अगर आप लेट्स से अगर आप फिटनेस फ्रीक हो जी, ठीक है, अगर आप उन लोगों के बीच में रहोगे जो कि कचौरे समोसे मोमोज पेलते रहते हैं ना, तो आप कभी फिट नहीं रह पाओगे। अगर आप उन लोगों के बीच में रह रहे हो जो पूरा दिन बात ही फिटनेस की करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, स्टेप्स देख रहे हैं मेरे स्टेप कितने हो गए, तो बाय डिफॉल्ट आप भी देखोगे। तो आपका क्लोज सर्कल बहुत इस बात को मतलब आपके सक्सेस फेलियर को इम्पैक्ट करता है। नाइस नाइस। तो अगर कुछ बनना चाहते हो तो सर्कल बदलो, जैसा बनना चाहते हो वैसे सर्कल रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, काफ़ी सारी अच्छी बातें हो गई जी। तो अब हमारे लिसनर व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमें, उनके लिए अगर आप बताएं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? गीता पढ़ लो यार, सारे जीवन का सार है उसमें। आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा
गीता पढ़ लो, सारे लाइफ लेसन जो है ना वो सब उसमें आ जाएंगे आपको। उससे बड़ी बुक नहीं है जी। क्या बात मैं है। कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ, कुरुक्षेत्र में ही पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, महाभारत वहीं लड़ी गई है। गीता पढ़ लो, सब सॉर्टेड हो जाएगा आपका, पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी। क्या बात। क्या बात है। हमने पहली बार देखा, मतलब किसी ने बताया कि गीता मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब बिजनेस के लिए भी। बिल्कुल है जी, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बुक ही वही है। अगर लाइफ को सीखना चाहते हो, बिजनेस भी एक लाइफ का पार्ट है, अगर आप ओवरऑल लाइफ को ही सीखना चाहते हो तो उसको पढ़ लो, पार हो आप। क्या बात है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और सनातन धर्म को भी अच्छे से इलेबोरेट होता है इस अपने जी। गीता बुक से। तो बिगेस्ट इंस्पिरेशन आप किसे मानते हैं? इंस्पिरेशन मैं 3 लोगों से लेता हूँ, मतलब अलग अलग फील्ड के हैं, है ना, क्योंकि हर फील्ड में कोई ना कोई टॉप पे है जो इंस्पायर करता है मेरे को। सबसे या तो मैं अगर कहूँ टॉप 3 लोग जो मेरे को इंस्पायर करते हैं, तो मोदी साहब से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। जो इनका थॉट है ना, भी इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बने, ये उनका विज़न है। ऑल्दो हम वी आर अमंग्स द टॉप वंस, मतलब हम उस कैटेगरी में अब हैं, अभी हम प्राउडली कह सकते हैं यार हम इंडिया से हैं। पूरे जो वर्ल्ड फोरम पे इंडिया की इमेज उन्होंने बनाई है, तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं भी यार। अगर आप देखो, आप अलाइन करो ना अपने बिजनेस से, अगर आप अपने बिजनेस को यार, जो एक आत्मनिर्भर भारत की वो बात करते हैं, कम मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोब, तो आप एक छोटे से शहर में बना रहे हो। पहले तो आप इंडिया के लिए बना रहे हो चंडीगढ़ में, फिर आप इंडिया नहीं, फिर आप पूरे वर्ल्ड के लिए बना रहे हो। तो ये थॉट उनका मेरे को बहुत इंस्पायर करता है भी, जाना टॉप पे है। एक मोदी साहब हो गए, फिर मुझे विराट कोहली जी बहुत इंस्पायर करते हैं। मतलब मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो चीकू होते थे, थोड़े मतलब वेट उनका थोड़ा ज़्यादा Healthy था, होते थे। हेल्दी होते थे थोड़े से, और इंडियन टीम में नए नए आए थे। आरसीबी ने जब उन्हें नया नया साइन किया था आईपीएल में, तो आज देखो ना, उन्होंने हर दिन मतलब इतनी मेहनत करी है भी मेरा आज कल से बेटर हो। सो डे इन डे आउट ही इज गिविंग हिज बेस्ट, है ना। वो अपने आप से compete कर रहे हैं, अभी मेरे को अपने आप से बेटर बनना है। तो इतना हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मतलब वो एक लाइफ जो उनकी थी, उनको भटूरे जैसे बताते हुए बड़े पसंद थे, वो सब छोड़ के अपनी फिटनेस पे इतना ध्यान रखना, तो इस एज में भी मतलब अच्छे अच्छे यंग लोगों को वो मात दे देंगे। तो बहुत इंस्पायर करता है भी। अपना अगर आपका कोई चीज़ है जिसको आप दिल से चाहते हो ना, तो उसमें फिर अपना 100 नहीं 200% दो, सक्सेस मिलेगा और लंबे समय तक मिलेगा। तो वो करते हैं। फिर अगर मैं बिजनेस में आ जाऊं, तो ऑल्दो बहुत लोग हैं, बट आनंद महिंद्रा साहब बहुत इंस्पायर करते हैं। जो बिजनेस उन्होंने बनाया है, मतलब अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस वर्टिकल्स, तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं मेरे को। मैं टाटा जी के बाद ना, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि महेंद्र जी भी, मतलब नहीं मैं तो उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ, लाइक आनंद महिंद्रा साहब। नहीं बिल्कुल, हम भी मतलब अब जरूर चीजें देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जी 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 क्योंकि बिकॉज आप वहां से निकल के कितना अच्छा स्टार्टअप बना रहे हो, मतलब जी और जी इतने जी। बढ़िया थॉट के लर्निंग साथ। उनकी है ना, देखो उनकी कंपनी में काम किया, वहाँ से लर्निंग्स ली हैं, वो लर्निंग मेरे को अपने काम में हेल्प कर रही है, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। नाइस नाइस। नहीं पंकज जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके ना। जी काफ़ी सारी बातें करी हमने स्टार्टअप्स के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, जी, आपके जी। फाउंडर के बारे में, बिजनेस के बारे जी में। जी बाकी आपके फाउंडर के साथ बिल्कुल और भी बातें करेंगे हम, जी जी है जी, ना। ज़रूर ज़रूर। तो अब मेरा एक लास्ट चीज़ है ना, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो अभी आगे आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जिन्हें हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, उनके लिए मतलब कुछ एडवाइस करना चाहोगे आप? जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं? बिल्कुल, दोनों के लिए अलग अलग बता दो। जो कर रहे हैं उनके लिए बता दो पहले, ठीक है। देखो जो कर रहे हैं उनके लिए तो ये है भी यार, एक तो बैक योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते, दुनिया तो नहीं करेगी। पहली बात तो अपने ऊपर भरोसा क्या रखो, बात है, है ना। ये और बहुत जरूरी है, आई थिंक बिल्कुल भरोसा होना बिल्कुल बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल मेहनत करो। अगर एक बार किसी चीज़ में कूद गए हो ना, तो उसको सक्सेस बनाना या फेलियर बनाना वो आपके ऊपर, आपके हाथ में है। अपना पूरा हार्ड वर्क करो, उसमें मेहनत करो, अपनी हसल करो, ठीक है। बाकी विज़न बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो। सोच जितनी बड़ी रखोगे ना, अगर मान लो चांद पे जाने की आपकी अगर है ना, भी मार्स पे जाना है या चांद पे जाना है, वैसी सोच रखोगे तो वहाँ नहीं जाओगे तो पूरा वर्ल्ड तो घूम लोगे। तो विज़न बड़ा रखो। नाइस
नाइस। और जो करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो हो गया, जो करना चाह रहे हैं करना चाह रहे, मैं थोड़ा मेरा थॉट ऐसा है भी, पहले वो हिट एंड ट्रायल अगर करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कुछ समय एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करो, कुछ समय लगा लो। मतलब ज़रूरी नहीं है भी आपको सीधा पास होए तो आपको स्टार्टअप ही करना है, जो कि अब एक ट्रेंड बन गया है। जी। आई वुड से थोड़ा सीखो, टीम में कैसे काम किया जाता है वो सीखो, हिरार्की में कैसे काम किया जाता है वो सीखो। हिरार्की में ये नहीं कह रहा भी यार बॉस हो आप जूनियर हो वो सब सीखो, बट एटलीस्ट लर्न हाउ सिस्टम वर्क्स, हाउ हिरार्की वर्क्स, बिकॉज आपको जिनसे काम पड़ेगा वहाँ हिरार्की चलती होगी। तो ये सब एक्सपीरियंस लो, लर्निंग्स ले लो। एंड आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ ऑलवेज फाइंड गुड मेंटर्स। मतलब कंपनी अच्छी है या नहीं ये देख के ज्वाइन मत करना, मेंटर अच्छा मिल रहा है ना तो ज्वाइन करना। क्योंकि अगर मेंटर अगर आपका ख़राब है ना, और कंपनी कितनी भी अच्छी हो आप सीख नहीं पाओगे उससे। मेंटर अच्छा है, कंपनी ख़राब है ना, वो मेंटर आपको फिर भी ऊपर ले जाएगा ख़राब कंपनी में भी। क्या बात तो है। मेंटर पे ऑलवेज बेट ऑन योर मेंटर, एंड आई वाज लकी इनफ, आई ऑलवेज गॉट गुड मेंटर्स। मतलब सारे ही अच्छे मिले, जहाँ पे भी काम करता गया अच्छे मिले। सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के नहीं, इंडस्ट्री के बाहर के भी मेंटर्स बहुत अच्छे मिले। सो आई वाज लकी इनफ, आई वुड से। अभी विजन की बात की आपने, बोला कि अपने बारे में अच्छा सोचो। आप बिल्कुल मैनिफेस्टेशन बिलीव करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, ओके। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। शायद मैं उस टाइम पे होऊंगा 13-14 साल का होऊंगा। तो पेरेंट्स कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ हमारा जैसे पुराना पेरेंटल होम है, तो वहाँ पे मैंने ना एक परमानेंट मार्कर से जो ब्लैक कलर का आता है, तो पंखे का वो बोर्ड होता है ना, वो जिसपे जी। स्विचेस लगे होते हैं, तो उस पे मैंने मार्कर से परमानेंट वाले से लिखा था पंकज बजाज द स्टार ऑफ फ्यूचर। 13 साल की एज में? 13-14 साल की एज में। तो किसी ने ना वो मिटा दिया, जैसे वो जो क्लीनिंग वाले होते हैं उन गलती, जो हाउस हेल्प थी गलती से उन्होंने मिटा दिया। मेरे इतने दिल पे लगी ना, मैं कहा नहीं अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अब कोई इसे मिटाएगा नहीं। और आज भी मतलब लाइक ये बात हो गई है 20-21 साल पुरानी बात है ये, आज भी वो लिखा हुआ है दीवार पे। नहीं, और आज वैसे पता है, अगर आप देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं आप हो भी स्टार। नहीं क्योंकि बनाएंगे, बिकॉज देखो पता क्या, इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आपने बनाए, 2 स्टार्टअप्स है ना, और थर्ड आप एक बना रहे हैं ना, जो मतलब काफी अच्छा ऑफलाइन आप रन भी कर रहे हैं, जी, और जी। ऑनलाइन भी 100% ये नहीं बिल्कुल मचाएगा। जी, जाना एंड तक है, हाले तो वार्म अप है। क्या बात है। नहीं नहीं पंकज जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत मज़ा आया, लाइक बातचीत भी अच्छी हो गई, आपने कॉफ़ी भी इतनी बढ़िया पिला दी, मज़ा आ गया। नहीं बिल्कुल, कॉफी का क्रेडिट हम नहीं लेंगे, कॉफी का क्रेडिट लेंगे कैंटीन वाले। नहीं थैंक यू सो मच, थैंक नहीं, यू सो बिल्कुल। मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आज के एपिसोड से आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल एपिसोड्स देखने के लिए शालू निशा पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।